मुकेश स्क्रीन शो हो रही है? जी मैम हो रही है। ठीक है, देखिए इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि मैंने आपको लॉसलेस मीडियम में पर्टिकुलर रिफ्लेक्शन को क्या कहते हैं कि एटेन्यूएशन कांस्टेंट, प्रोपगेशन कांस्टेंट, फेज कांस्टेंट और वेलोसिटी ऑफ वेव हमने डेराइव करा दिया था। इसके रिगार्डिंग एक न्यूमेरिकल भी आपको हमने लगवा दिए हैं। इसमें एक टॉपिक हमारा रह गया था तो उसको हम डिस्कस करेंगे, जिस दैट इज रिफ्लेक्शन बाय अ परफेक्ट डायलैक्ट्रिक। ठीक है, मतलब क्या है कि जब वेव आपका वन मीडियम टू अनदर मीडियम प्रोपागेट होगी, ठीक है, तो मीडियम कोई भी हो सकता है बट यहाँ पे हमने परफेक्ट डायलैक्ट्रिक लिया हुआ है। ठीक है, तो जब वेव वन आपका मीडियम टू अनदर मीडियम ट्रैवल करेगी तो उसके रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट पे क्या इफेक्ट आएगा, हमें ये आज स्टडी करना है। ठीक है, और हम यहाँ पे जो मीडियम कंसीडर करके चल रहे हैं वो कौन सा है, परफेक्ट डायलैक्ट्रिक मीडियम। ठीक, तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपका फिगर दिख रहा होगा, दिस वन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो मीडियम कंसीडर किए हुए हैं, मीडियम 1 एंड मीडियम 2। ठीक, अब मीडियम जो फर्स्ट है उसको हमने क्या किया हुआ है कि कंसीडर किया है पर्टिकुलर उसकी इंट्रिंसिक इम्पीडेंस फर्स्ट मीडियम का क्या है, ईटा 1, और परमिएबिलिटी क्या है, म्यू1 कंसीडर की है, और परमिटिविटी क्या है आपका एप्सिलॉन 1 कंसीडर किया हुआ है। ठीक, और जो वेव है ये एक तरह से यहाँ पे हमने एक बाउंड्री ले ली है, एक जेड लाइन अगर इसको देखिए दिस वन, यहाँ पे ये बाउंड्री जो है इन दोनों मीडियम को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। तो इस मीडियम यहाँ सेकेंड हमने फिर मीडियम कौन सा लिया हुआ है, मीडियम 2। तो सेकेंड मीडियम का जो इंट्रिंसिक इम्पीडेंस है उसे हमने ईटा 2 कंसीडर किया हुआ है, परमिएबिलिटी म्यू2 कंसीडर किया हुआ है, और परमिटिविटी जो हमने कंसीडर की है एप्सिलॉन 2 कंसीडर की। ठीक, अब हमें क्या करना है कि हमने जो ये मतलब कि वेव जो है वो वन मीडियम टू अनदर मीडियम क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। तो इस केस में हमने जो आपका पर्टिकुलर इसमें मीडियम जो फर्स्ट है वहाँ जो वेव ट्रैवल कर रही है उसकी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने यहाँ पे क्या कंसीडर की है, ई है। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप देखिए यहाँ पे एरो दिख रहा होगा मीडियम फर्स्ट में जहाँ पे इंसिडेंट लिखा हुआ है, उस केस में मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिया हुआ है, ई आई से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ई आई का मतलब है इंसिडेंट। ठीक, दूसरे मीडियम में जब वेव ट्रैवल करेगी तो उस केस में हमने मतलब कि सेकेंड मीडियम में जो वेव ट्रैवल मतलब फर्स्ट मीडियम टू अनदर मीडियम ट्रैवल करके गई है वेव, तो वहाँ पे मैंने ट्रांसमिटेड वेव को डिनोट किया है ईटी से। ठीक है, मतलब ट्रांसमिटेड वेव की एनर्जी या आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कह सकते हैं, उसे मैंने कंसीडर किया हुआ है ईटी से। अब जब वेव आपका वन मीडियम टू अनदर मीडियम ट्रांसमिट की जाती है तो उसमें कुछ वेव क्या होती है, रिफ्लेक्ट बैक होती है। ठीक है, इस बाउंड्री के थ्रू। तो जो वेव हमने इंसिडेंट कराई है दैट इज ई आई, उसका कुछ पार्ट हमने ये कंसीडर किया ट्रांसमिट हो गया, और उस वेव का कुछ पार्ट क्या हो गया, मीडियम से रिफ्लेक्ट बैक हो गया। तो जो बाउंड्री से रिफ्लेक्ट बैक होके जो वेव आई है उसकी स्ट्रेंथ को हमने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, ई आर से। इतना क्लियर है? यस मैम। ठीक, तो यहाँ पे हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि आपका इंट्रिंसिक इम्पीडेंस जो होता है किसी भी मीडियम का, दैट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक, और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है कि अगर आपको किसी भी जिस मीडियम में वेव ट्रैवल कर रही है अगर उस मीडियम की आपको परमिएबिलिटी परमिटिविटी पता है तो अनदर फॉर्मूला यू कैन यूज फॉर इंट्रिंसिक इम्पीडेंस, ईटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट म्यू बाय एप्सिलॉन। मतलब दो फॉर्मूले होते हैं
जर्नल फॉर्मूला जो होता है इंट्रिंसिक इम्पीडेंस का, वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रेंथ होता है उन दोनों का क्या होता है, रेशियो होता है, ठीक। और अगर हमें इंट्रिंसिक इम्पीडेंस को परमिएबिलिटी और परमिटिविटी के फॉर्म में लिखना है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक। तो पहले जब हमारी वेव जो है, जब वो फर्स्ट मीडियम में ट्रैवल कर रही थी, तो हम अगर उस मीडियम के लिए इंट्रिंसिक इम्पीडेंस निकालना चाहें तो ईटा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट म्यू 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 1। क्यों? क्योंकि फर्स्ट मीडियम की जो परमिएबिलिटी है उससे मैंने क्या कंसीडर किया हुआ है, म्यू 1, और परमिटिविटी को क्या किया हुआ है, एप्सिलॉन 1 कंसीडर किया। सिमिलरली फर्स्ट सेकेंड मीडियम के लिए निकालें इंट्रिंसिक इम्पीडेंस तो क्या हो जाएगा, ईटा 2 इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू 2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 2, ठीक। अब क्या कह रहे हैं, बट फॉर अ डाइलेक्ट्रिक म्यू डू नॉट डिफर फ्रॉम दैट ऑफ फ्री स्पेस। मतलब कि जब आपका मीडियम, क्योंकि हमें किसका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट किसका निकालना है, परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का, ठीक है। तो उस केस में जो परमिएबिलिटी होती है फॉर परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक के लिए वो क्या होती है, फ्री स्पेस के परमिएबिलिटी के जस्ट इक्वल होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं म्यू 1 इज इक्वल टू म्यू 2 इज इक्वल टू म्यू नॉट। ये तब केस अप्लाई होगा जब आपका मीडियम जो है वो क्या है, परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक है। तो जहां आपने म्यू 1 यूज किया हुआ है और जहां म्यू 2 यूज किया हुआ है उस प्लेस पे हम क्या यूज कर सकते हैं, म्यू नॉट। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमें नई इंट्रिंसिक इम्पीडेंस फॉर फर्स्ट मीडियम के लिए क्या मिल जाएगा, ईटा 1 इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन 1, एंड फॉर सेकेंड मीडियम के लिए इंट्रिंसिक इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, ईटा 2 इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन 2, ठीक। तो इससे हमने क्या किया हुआ है, एक इक्वेशन सेकंड कंसीडर कर लिया और ये इक्वेशन म्यू 1 इज इक्वल टू म्यू 2 इज इक्वल टू म्यू नॉट इक्वेशन आपकी फर्स्ट थी, ठीक। अब देखिए कि हमने क्या कंसीडर किया हुआ था, कि हमने अभी आपको बताया था कि अगर आपको इंट्रिंसिक इम्पीडेंस फाइंड आउट करना है तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड गिवन है तो उससे भी आप क्या कर सकते हो, इंट्रिंसिक इम्पीडेंस फाइंड आउट कर सकते हो। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फॉर फर्स्ट मीडियम के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, स्ट्रेंथ क्या है उसकी, ठीक है। और इसी तरह आपका जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कंसीडर किया है तो ऑब्वियसली सी बात है, जब वेव प्रोपागेट होती है तो वेव तभी प्रोपागेट होगी जब वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही जनरेट हो, दोनों ही प्रेजेंट हो। क्योंकि वेव का जो प्रोपागेशन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। दैट मीन्स आपका ये तीनों चीज़ें, मतलब वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में अगर हम इंट्रिंसिक इम्पीडेंस फर्स्ट मीडियम के लिए निकालना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, इन मीडियम फर्स्ट फील्ड कंपोनेंट आर रिलेटेड बाय ई आई इज इक्वल टू नीटा 1 एच आई लिख सकते हैं इसको, क्योंकि हमने जो फर्स्ट मीडियम है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई आई कंसीडर किया हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे आपका एच आई भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ई आई इज इक्वल टू नीटा 1 एच आई। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है तक मुकेश? जी मैम। ठीक। सिमिलरली फॉर सेकेंड मीडियम के लिए हम निकालें तो सेकेंड मीडियम के लिए आपका देखिए फर्स्ट मीडियम से वेव इंसिडेंट कर रही थी, ट्रांसमिट किस में हुई, सेकेंड मीडियम में, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है, ईटी है। तो क्या हो जाएगा, दिस वन ईटी इज इक्वल टू माइनस नीटा 1 एच आर, ठीक है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर ट्रांसमिटेड वेव जो है ये इन्होंने थोड़ा सा गलत लिख दिया हुआ है। दिस वन आपका यहाँ पे आपका जो सेकंड मीडियम के लिए जब हम निकालेंगे तो वहाँ पे सेकंड मीडियम के लिए इंट्रिंसिक इम्पीडेंस क्या है, नीटा 2 है। तो यहाँ पे हम ईटा 2 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ई टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नीटा माइनस नीटा 2
जस्ट वेट। अच्छा ठीक है, नहीं इन्होंने सही लिखा हुआ है यहाँ पे, ये चीज मिस मैम प्रिंट है यहाँ पे। हाँ मैम इसको ये फर्स्ट ये क्वेश्चन नंबर थर्ड में ई जी, ई आई लिखा हुआ या ई वन लिखा हुआ क्या है ई यही आई आई यस ठीक है, ई आई इक्वल टू क्योंकि नीटा वन एच आई। हाँ जी ओके मैम। एंड सेकंड ठीक, में ये ई आर लिखा हुआ है। ई आर है ये यहाँ पे, ठीक है, वो थोड़ा सा देखने में, रुकी मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने खैर गलत लिखा भी हुआ है, दिस वन इज ई आर होगा, ठीक है। तो ई आर इज मैम इक्वल ये टू क्या हो माइनस जाएगा? मैम हाँ माइनस क्यों बेटा लगाया वहाँ, हुआ है यहाँ पे? मैं अभी बता रही हूँ बेटा, वहाँ पहुँचने दीजिए हमें, ठीक है। देखिए माइनस इसलिए लगाया हुआ है कि इंसिडेंट तो जिस डायरेक्शन में वेव आप वन मीडियम टू अनदर मीडियम ट्रांसमिट कर रहे थे, तो इसकी डायरेक्शन अगर आप इंसिडेंट की देखिए तो उसकी डायरेक्शन क्या है आपका, लेफ्ट टू राइट है, ठीक है। अब जब सेकेंड मीडियम में जो इंसिडेंट वेव, हमने जिस वेव को वन मीडियम टू अनदर वेव ट्रैवल कराना है, तो उसका कुछ पार्ट सेकेंड मीडियम में ट्रैवल कर गया, ट्रांसमिट हो गया। तो सेकेंड मीडियम के लिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, ईपी से। बट उस जो इंसिडेंट वेव थी उसका कुछ पार्ट क्या हुआ, बाउंड्री से रिफ्लेक्ट बैक हो गया है। बाउंड्री से कह सके या हम ये कह दें कि सेकेंड मीडियम से क्या हुआ है, वहां से सॉरी बाउंड्री से ही, यहीं से आपका कुछ पार्ट उस वेव का क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक होगा। जैसे तो पहले इसको अच्छा समझ लीजिए, फिर उसको मैं और अच्छी तरीके से बताती हूँ, ठीक है। तो अगर आप रिफ्लेक्टेड वेव देखिए तो इंसिडेंट की डायरेक्शन और रिफ्लेक्टेड बैक हुई डायरेक्शन जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। इंसिडेंट देखिए फिगर में क्या है आपका, लेफ्ट टू राइट है, और मैम जो मैम हाँ, मैम मैम हाँ इसमें बताओ। एक मिनट, थोड़ा ये रवि का फोन आ रहा है। एक मिनट मैम, इसको रिज्वाइन कर लेंगे ना मैम? हाँ फिर से ज्वाइन करना, तो बेटा बाद में बात कर लीजिएगा। हेलो जी एक्सक्यूज मैम। हाँ जी मैम, ये जो फिगर बना हुआ है, फिगर में ये जो लिखा हुआ है मीडियम फर्स्ट के नीचे नीटा वन एप्सिलॉन वन, इसके बीच में कॉमा लगा हुआ है या डॉट है, क्या है? कॉमा है, ओके मैम, ठीक ठीक है है। मैम। ठीक है मैम, एक मिनट थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। ये रवि उधर से ज्वाइन करेगा अभी ग्रुप में, मैं पहले लेक्चर ले लीजिए, एक मिनट उनका कॉल काटिए, आप पहले लेक्चर ले लीजिए, ठीक है, उसके बाद बात ठीक है मैम। करिएगा। ओके ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है मैम। आपका पर्टिकुलर ये जो बाउंड्री है, आपने पूछा था यहाँ पे निगेटिव साइन क्यों लिया गया हुआ है। निगेटिव साइन लेने का रीजन ये है कि अगर आप इंसिडेंट वेव को देखिए और जो पार्ट रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, ठीक है, तो इंसिडेंट की डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट टू राइट है, और जो रिफ्लेक्टेड वेव आपका बैक होके आया हुआ है ना, तो उसकी डायरेक्शन क्या है, राइट टू लेफ्ट है। दोनों एक दूसरे के जस्ट क्या है, अपोजिट है, अपोजिट। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है आपका, क्योंकि ये वेव फर्स्ट मीडियम में ही रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नीटा वन लिया, क्योंकि फर्स्ट मीडियम, हम यहाँ पे फर्स्ट मीडियम के लिए इंट्रिंसिक इम्पीडेंस क्या है, नीटा वन, ठीक। और रिफ्लेक्टेड जो आपका जो एनर्जी है, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है,
फर्स्ट मीडियम में जो वेव रिफ्लेक्ट बैक होके आई है उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, ई आर। ये ई आर है, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस नीटा वन। सिमिलरली आपका मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी रिफ्लेक्ट बैक होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच आर, ठीक है। तो इस केस में हमने ये क्या किया हुआ है, इक्वेशन, अनदर इक्वेशन थर्ड फोर्थ कंसीडर की हुई है, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमारा जो सेकंड मीडियम है जिसमें हमें हमारे वेव का कुछ पार्ट क्या हुआ है, ट्रांसमिट हुआ है, तो उस केस में जो आपकी ट्रांसमिटेड वेव है, तो सिमिलरली वहाँ पे अगर हम इंट्रिंसिक इम्पीडेंस कैलकुलेट करें तो फॉर सेकंड मीडियम के लिए आपका क्या हो जाएगा, ईटा टी, क्योंकि सेकंड मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो क्या है, ईटा, सॉरी ईडी है, और मीडियम का जो इंट्रिंसिक इम्पीडेंस जो है सेकंड मीडियम के लिए हमने क्या यूज किया है, मीटर 2, ठीक। और आपका क्या हो जाएगा, दिस वन एस टी, मतलब कि आपका जैसे आपका ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को आपने किससे रिप्रेजेंट किया था, ईटी से, तो उसी तरह वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, एस टी होगी, ठीक। तो इसे हमने इक्वेशन फिर कंसीडर कर लिया। यहाँ तक किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम, हाँ पूछिए मैम। ये क्या लिखा हुआ है, ई आर है, क्या है इक्वेशन नंबर 5 में? इक्वेशन में 5 में आपका ईटी है बेटा, एक ओके मैम, दिख रहा है? जी मैम, जी मैम, अभी दिख रहा है, ठीक। जी मैम। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन 5 कंसीडर कर ली। इतने तक स्टार्टिंग से लेके अभी तक किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं कंटिन्यू करूँ आगे। ठीक है मैम, कंटिन्यू कीजिए। ओके, ठीक। अब हम क्या करें कि विथ नॉर्मल इंसिडेंट ई एंड एच, मतलब कि हमें ये देखना है कि ओवरऑल जो ट्रांसमिटेड वेव है वो क्या होगी, ओवरऑल मतलब कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, मतलब जो वेव हम इंसिडेंट करा रहे हैं, ठीक है। और मतलब कि एक तरह से जब आप कहीं पे कुछ मतलब कि हमें यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है और टोटल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, ठीक है। तो हम अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो ई टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई आई प्लस ई आर। सपोज यहाँ पे जो ट्रांसमिटेड वेव है, आपका जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसका कुछ पार्ट आपका इंसिडेंट हुआ है और कुछ पार्ट, मतलब अगर इस फिगर को देखें तो ट्रांसमिटेड वेव जो होगी ईटी वो किसके किसके सम के इक्वल होगी, ईआई और ईआर के सम के जस्ट इक्वल होगी, ठीक। तो हमने इसको ईटी इज इक्वल टू ईआई प्लस ईआर लिख दिया है। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ अगर टोटल देखें तो क्या हो जाएगी, एच टी इज इक्वल टू एच आई प्लस एच आर। इन दोनों को मैंने एक इक्वेशन 5, 6 और 7 कंसीडर कर लिया हुआ है, ठीक है। तो केस इतना पार्ट देखिए, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिए, ठीक है। ठीक, तो यहाँ तक आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कुछ प्रॉब्लम है, फिर भी आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं कि ये स्टेप कैसे आया हुआ है। इतना ये क्लियर है क्वेश्चन नंबर 6 और 7? नहीं मैम, यही तो क्लियर नहीं हो गया, ये कैसे आ गया विथ नॉर्मल इंसिडेंस, ये एच वन प्लस एच टी प्लस एच आर, क्या एच आई प्लस एच टी? अच्छा ठीक है, ये क्लियर नहीं हुआ है, अभी बताती हूँ, रुकिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मुकेश आपके पास 10 रुपीज है, ठीक है। ओके मैम। आपने 7 रुपीज रवि को दे दिए और 3 रुपीज जो हैं वो आपने गौतम को दे दिए, ठीक। तो जो टोटल रुपीज है वो किसके सम के इक्वल होगा, मतलब 10 इज इक्वल टू क्या होगा, 7 प्लस 3, जिसमें आपने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे जो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी ईटी, जो ट्रांसमिटेड वेव, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी ईटी वो किसके किसके सम की इक्वल होगी, इंसिडेंट और उसका जो पार्ट रिफ्लेक्ट बैक हो रहा होगा,
उसी के तो इक्वल होगा। तो इसलिए यहाँ पे ET इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, EI प्लस ER। ठीक, सिमिलरली जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ के लिए लिख सकते हैं। आप क्लियर है? जी मैम। ठीक, अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, हमें ये देखना है, हमें क्या निकालना था, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करें कि हम यूजिंग इक्वेशन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, हम यहाँ पे इन सारी इक्वेशन जो हमने यहाँ पे निकाली हैं, दिस वन इज थर्ड, ठीक है, EI इज इक्वल टू नीटा 1 HI, and this one is equation number 4, ER is equal to minus neta 1 HR, this one is equation 5, ठीक है, और 6 इस इक्वेशन का यूज कर रहे हैं। तो हमने क्या किया हुआ है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, मतलब कि हम इक्वेशन 6 को देखें तो 6 इज इक्वल टू क्या था, HI प्लस HR इज इक्वल टू क्या था, ST के इक्वल था। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या किया हुआ है, ST के प्लेस पे 1/नीटा 1 EI माइनस ER पुट कर दिया। ये कैसे आया बताइए? EI माइनस ER, ये तो मैम EI प्लस ER है इक्वल टू T, ये EI माइनस ER ये कैसे आएगा मैम? वही चीज में आप बताइए, आप कैसे आया है? चलिए ये मैम रिफ्लेक्शन के वजह से तो नहीं आया मैम? रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं आया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखिए कि आपका, अगर इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं यूज़ करना चाहूँ यहाँ पे, तो देखिए कि HI प्लस HR, मैंने 6 इक्वेशन यूज़ की है, HI प्लस HR इज इक्वल टू क्या था, HT था। HT के प्लेस पे इन्होंने क्या किया हुआ है, 1/नीटा 1 E1 माइनस EI माइनस ER पुट कर दिया है। ये कैसे पुट किया हुआ है, तो अगर आप इक्वेशन 5 को देखिए तो 5 की वैल्यू क्या है, 5 से अगर हम HT निकालें तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ET डिवाइडेड बाय नीटा 2 आ जाएगा। ठीक, बट इक्वेशन में इन्होंने क्या किया हुआ है, नीटा 1 यूज किया हुआ है। तो हम ये देखें कि कहाँ पे नीटा 1 दिया हुआ है, तो हम इससे पहले वाली इक्वेशन में एक, जी मैम, ठीक है, तो यहाँ पे EI इज इक्वल टू नीटा 1 HI। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को, जैसे मैं यहाँ पे HI दिया हुआ है, HR दिया हुआ है, ठीक है, तो हम इक्वेशन कौन सा यूज कर रहे हैं, 3, 5, 6 एंड 7, इन सारी इक्वेशन को जब हम यूज करेंगे तो इसको एक बार आप रीअरेंज करिएगा, क्योंकि यहाँ पे सॉल्विंग तो हम नहीं करा सकते हैं, इसमें एक की वैल्यू दूसरे के फॉर्म में निकाली हुई है। ठीक है, इतना स्टेप बेटा करिएगा, अगर नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगी उसको। ठीक है, क्योंकि इधर कैलकुलेशन, क्योंकि इन इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को लेके दूसरे इक्वेशन में उसका यूज किया गया हुआ है। ठीक, तो इन इक्वेशन को यूज करके इस फॉर्म में लाइनिंग, फिर भी थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ मैं कि यहाँ पे आपको क्या करना है, ST के प्लेस पे आपको इस फॉर्म में इक्वेशन बतानी है। ठीक है, तो आप किसी तरह HT निकालिए, तो ST इज इक्वल टू ईटा T बाई नीटा 2 आ जाएगा। ठीक है, और जब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो आपका दिस वन यहाँ पे इस प्लेस पे पुट करेंगे तो हमें ET के प्लेस पे EI प्लस ER पुट करना पड़ेगा। देन आफ्टर आप कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे HR और HI की वैल्यू इस इक्वेशन में, दोनों इक्वेशन का यूज करके देन आएगा। तो इसको एक बार करिएगा, अगर नहीं आता तो फिर मैं देखती हूँ उसको। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन आपका वैसे आएगा ही, अगर सारी इक्वेशन को जैसे ही आप यूज करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे इन्होंने वही चीज लिखी भी हुई है कि ST प्लस HR इज इक्वल टू 1/नीटा 1 EI माइनस ER लिख सकते हैं, और इसी को हम लिख सकते हैं क्या, आपका ST के जस्ट इक्वल ही था। फिर उसके बाद इस इक्वेशन को यूज कर लिया, इक्वेशन नंबर 5 को, तो उसके प्लेस पे क्या कर दिया, ET बाई नीटा 2 लिख सकते हैं।
यूजिंग इक्वेशन दिस वन, क्योंकि ये सब एक दूसरे के क्या इक्वली तो चल रही है, एच टी के इक्वल जी है। एच टी के प्लेस पे हमने 1/η1 ई आई माइनस ई आर यूज कर लिया है, और वहीं पे आपका एच टी के प्लेस पे हम ई टी डिवाइडेड बाई नीटा 2 यूज कर सकते हैं। ठीक, अगर मुझे ई आई और ई आर के प्लेस पे चाहिए तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन यहाँ पे क्या कर देंगे, 7 का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ई टी के प्लेस पे देखिए यहाँ ये 1/नीटा 2 ई टी जो लिखा हुआ है उसके प्लेस पे अगर इक्वेशन 7 को देखें तो उसके प्लेस पे 1/नीटा 2 ई आई प्लस ई आर, मतलब इन्होंने सारी इक्वेशन को एक दूसरे के मतलब यहाँ पे यूज किया हुआ है और एक दूसरे के फॉर्म में लिखा हुआ है। अब हमें जो चाहिए हम उसको केवल, क्योंकि ये सारा टर्म जो है एक दूसरे के जस्ट इक्वल है, तो हम किसी भी टर्म को किसी के भी इक्वल लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया हुआ है यहाँ पे, आपका अगर ध्यान से देखें तो इस टर्म को 1/नीटा 1 आपका एच आई प्लस एच आर 1/नीटा 1 ई आई माइनस ई आर के इक्वल है, दैट इज इक्वल टू एस टी, that is also equal to et divided by नीटा 2 and this one is also equal to 1/नीटा 2 ei plus er। तो हम सारे एक दूसरे के जस्ट इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कि 1/नीटा 1 ei माइनस er इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम केवल ये वाली इक्वेशन यूज कर रहे हैं और लास्ट वाली 1/नीटा 2 ei प्लस er, इन दोनों को जब आप इक्वल करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो नीटा 2 इसके साथ चला जाएगा, तो नीटा 2 ई आई माइनस ई आर इज इक्वल टू ईटा 1 ई आई प्लस ई आर। इतना क्लियर है मुकेश? यस मैम, क्लियर। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या किया हुआ है, इसमें आप ईटा 2 को अंदर जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो वहां से हम क्या करें, ई आई और ई आर की वैल्यू निकालें। आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीटा 2 ई आई आ जाएगा माइनस ईटा 2 ई आर इज इक्वल टू ईटा 1 ई आई प्लस ईटा 1 ई आर। आपको इक्वेशन ई आई और ई आर के फॉर्म में चाहिए, तो हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन अंदर ब्रैकेट खोल दिया है, मल्टीप्लिकेशन कर दिया है। उसके बाद हमने क्या किया हुआ है, जिस इक्वेशन को इधर से उधर शिफ्ट करके ई आई और ई आर की वैल्यू निकाल दी है। तो जब आप रीअरेंज करेंगे, ओपन करेंगे, तो वहाँ पे ई आई आपको कॉमन मिल जाएगा, तो नीटा 2 माइनस नीटा 1 हो जाएगा इज इक्वल टू ई आर ईटा 1 प्लस ईटा 2। ठीक, यही आपका जो होता है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है, दैट इज डिनोटेड बाय आपका gamma is equal to ER divided, that means reflection coefficient is defined as the ratio of reflected to incident। reflected किसका रेशियो, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसमें जो भी रिफ्लेक्टेड उसका पार्ट हुआ है, मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ टू इंसिडेंट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो यहाँ से मुझे ई आई और ई आर की वैल्यू मिल गई थी, और ई आर डिवाइडेड बाय आप ई आई निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इन दोनों इक्वेशन को देखिए तो ई आर डिवाइडेड बाय ई आई क्या हो जाएगा, ईटा 2 माइनस ईटा 1 डिवाइडेड बाय ईटा 1 प्लस ईटा 2। ठीक, यही आपका क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कहलाता है। ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट किसके लिए है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। सिमिलरली हमें मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी निकालना है। ठीक, तो आपका इस फॉर्म में भी होता है। अब ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है। अब हमें नेक्स्ट जो कोफिशिएंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पे बेस न्यूमेरिकल आते हैं। अगर आपको फॉर्मूला लर्न नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो जो भी डेरिवेशन करा रहे हैं, डेरिवेशन भी आ सकता है, बट मोस्टली आपका यहाँ पे न्यूमेरिकल आते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे अब ये मैंने रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकाला है, तो उसी तरह हम अगर ट्रांसमिशन कोफिशिएंट डिफाइन करें तो फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट होता है, दैट इज द रेशियो ऑफ आपका ट्रांसमिटेड वेव टू इंसिडेंट वेव। अगर जनरल फॉर्म में कहें तो ट्रांसमिटेड वेव और इंसिडेंट वेव का रेशियो होता है,
और उसी को आप इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के फॉर्म में निकालना चाहते हैं तो इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आपका ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी उसका और इंसिडेंट जो आप वेव है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी उसके आपके रेशियो के इक्वल होता है। तो इसीलिए मैंने देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट में सफिक्स में आर यूज़ किया हुआ था, यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया हुआ है टी यूज़ किया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे ई टी डिवाइडेड बाई ई आई हो जाएगा। ई टी की वैल्यू देखिए क्या है, ई आई प्लस ई आर था। ठीक, यूजिंग इक्वेशन 7। ठीक, तो यहाँ पे ई आई प्लस ई आर पुट कर देंगे, ई आई, फिर उसके बाद सेपरेट कर लिया है तो ई आई डिवाइडेड बाई ई आई की वैल्यू 1 हो जाएगी प्लस ई आर बाई ई आई। ई आर डिवाइडेड बाई ई आई अभी आपने निकाला हुआ था, दैट इज ई आर डिवाइडेड बाई ई आई क्या होता है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है। तो चाहे तो आप यहाँ पे गामा आर लिख सकते हैं या अगर इंट्रिंसिक इम्पीडेंस के फॉर्म में लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। मतलब आप ये भी लिख सकते हो कि आपका ट्रांसमिशन कोफिशिएंट गामा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस गामा आर। ठीक है, जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट होता है दैट इज द सम ऑफ 1 प्लस आपका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। अगर इंट्रिंसिक इम्पीडेंस के फॉर्म में निकालना है तो हम उस पे यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो ई आर डिवाइडेड बाई ई आई, इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी है। आफ्टर दैट सॉल्व किया हुआ है तो यहाँ पे हमें ट्रांसमिशन कोफिशिएंट मिल गया है गामा टी इज इक्वल टू नीटा टू ईटा 2 डिवाइडेड बाय ईटा 1 प्लस ईटा 2। कहीं भी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिए। मैम ये गामा आर इक्वल टू ई टी है, ई आर है, क्या है? ई टी बाई ई आर ई आई। एक मिनट, हाँ क्या कह रहे हैं? गामा आर हाँ इक्वल टू ई आर, मतलब रिफ्लेक्टेड जो वेव है दैट इज, और इंसिडेंट ई आई है, उन दोनों ER की है। जो नहीं मैम, एक मिनट मैं इसको थोड़ा जूम कर दे रही हूँ। अब क्लियर दिख रहा है? गामा आर इज इक्वल टू ई आर डिवाइडेड बाई ई आई है। ठीक है, ओके मैम। ठीक, उसके बाद वैल्यू पुट कर दिया, देन कैलकुलेट किया और जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है वो है रेशियो है ई टी डिवाइडेड बाई ई आई। ठीक, ओके मैम, इतने तक में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं मैम। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपका जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होता है आपका, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के फॉर्म में और के फॉर्म में मैंने निकाला। उसी तरह अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ दी हो तो कैसे निकालेंगे, तो जैसे अभी आपने किया हुआ है वैसे ही यहाँ पे करना है। मतलब एच आर और एच आई गिवन हो देन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अगर आप फाइनल अगर फॉर्मूला देखें तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है वो ईटा 1 माइनस ईटा 2 डिवाइडेड बाई ईटा 1 प्लस ईटा 2 है। जबकि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और दिया होता है तो उस केस में जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, ईटा 2 माइनस ईटा 1 होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा हमें कि हमें क्या गिवन है, किसके लिए निकालना है ट्रांसमिशन कोफिशिएंट और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। ठीक है, तो जैसे ऊपर किया था सेम वैसे ही यहाँ पे भी हमें क्या करना है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट अगर हमें एच आर और एच आई गिवन है तो कुछ भी नहीं है, आप ऊपर अभी एच आर और एच आई का रेशियो देखिए तो दिस वन इज एच आर क्या था आपका, एक मिनट देखिए, एच आर इज इक्वल टू ई आर माइनस नीटा 1 था। ठीक है, दूसरा आपका क्या है एच आई, तो एच आई आपका देखिए यहाँ से निकल आएगा ईटा आई सॉरी ई वन, ई आई इज इक्वल टू नीटा 1 आई, मतलब इक्वेशन 3 और आप इक्वेशन 4 को यूज करिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम एच आर और एच आई को निकालेंगे तो आपका इक्वेशन ये फॉर्म होगी यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 4। फिर उसके बाद इसके प्लेस पे ईटा 1 देखिए दोनों कॉमन है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका क्या आ जाएगा माइनस ई आर डिवाइडेड बाई ई आई। अब ई आर डिवाइडेड बाई ई आई अभी आपने निकाला हुआ था दिस वन,
आप इक्वेशन 1037 को देखिए, ठीक। ER डिवाइडेड बाई EI की वैल्यू क्या थी, नीटा 2 माइनस नीटा 1 डिवाइडेड बाई नीटा 1 प्लस नीटा 2। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे चाहे तो आप इसको भी यूज कर सकते हो, या यही तो आपका क्या था, आपका पर्टिकुलर इसके प्लेस पे आप ये भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इतनी की वैल्यू आप दिस वन यूज की थी। तो यहाँ पे आप अगर वैल्यू पुट करेंगे, नीचे मैं चली गई थी थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माइनस नीटा 2 माइनस नीटा, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका माइनस नीटा 1 होगा, ठीक है। माइनस निकल लेगा ये नीटा 2 माइनस नीटा 1, नहीं तो अदरवाइज ये 0 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई नीटा जी 1 प्लस नीटा 2, माइनस अंदर पहुंचाएंगे तो नीटा 1 माइनस नीटा 2 डिवाइडेड बाई नीटा 1 प्लस नीटा 2। तो यहाँ से हमारे क्या निकल गया, आपका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इन फॉर्म ऑफ आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दी हुई है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट इक्वेशन हो गई। इसी तरह आपका क्या है, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट आपको निकालना है, तो चाहे तो आप एस टी बाई एच आई का रेशियो निकाल लीजिए, आपको एस टी और एच आर सब कुछ गिवन है पहले वाले इक्वेशंस में, ठीक। तो पहली वाली इक्वेशन में आपको यहाँ पे सारी वैल्यूज गिवन है, तो इस केस के लिए भी आप क्या निकाल सकते हैं, एच और एच आई की मतलब कि ट्रांसमिशन कोफिशिएंट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से जब फाइनल वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका एच टी डिवाइडेड बाई एच आर इज इक्वल एच आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 नीटा 1 डिवाइडेड बाई नीटा 1 प्लस नीटा 2। यही हमें फाइंड आउट करना था, चाहे तो आप इसे क्या कह सकते हैं, गामा टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपका ट्रांसमिशन कोफिशिएंट हमने निकाल लिया फॉर बोथ फील्ड। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर गिवन है तो आपका ट्रांसमिशन कोफिशिएंट और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होता है वो हमने आज फाइंड किया। और अगर आपका पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ अगर आपको दी हुई है तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी दी हुई है, तो उस केस में हम रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ तक किसी भी स्टेप में किसी को भी कोई मुकेश अगर आपको कोई प्रॉब्लम या किसी भी को भी प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। मैम ओके, आप आगे बढ़िए मैम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका इंट्रिंसिक, यहाँ से हम मेन अगर नीचे अगर आप देखेंगे तो पर्टिकुलर ये आपका क्या है, थोड़ा सा और इन्होंने ओपन कर दिया है, ठीक है, कि आपको अगर म्यू टू राइट दिस कोफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ म्यू और एप्सिलॉन, मतलब कि यहाँ पे अगर हम देखें तो दिस इज सपोज करिए हम यहाँ पे ट्रांसमिशन कोफिशिएंट ले रहे हैं फॉर मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो उसका फॉर्मूला क्या आया था, 2 नीटा 1 डिवाइडेड बाय नीटा 1 प्लस नीटा 2 आया था, ये आया हुआ है हमारा फॉर्मूला। अगर सपोज आपको न्यूमेरिकल में इंट्रिंसिक इम्पीडेंस गिवन नहीं है, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आपको परमिएबिलिटी पता है और परमिटिविटी पता है मीडियम की, तो कुछ नहीं, अभी मैंने आपको ऊपर जो डेरिवेशन कराया हुआ है दिस वन, हमने यही तो किया था। यहाँ पे देखिए नीटा 1 के प्लेस पे क्या कर दिया, अंडर रूट म्यू एन एप्सिलॉन 1, ये डायरेक्ट था, तो आपको जो भी मीडियम दिया हो उसकी परमिएबिलिटी पुट कर देनी है, ठीक। तो यहाँ पे इन्होंने वही किया हुआ है कि अगर आपको इस फॉर्म में म्यू परमिएबिलिटी और परमिटिविटी के फॉर्म में चाहिए इक्वेशन, तो उसके प्लेस पे आप केवल इस वैल्यूज को पुट करिए, जहाँ जहाँ नीटा 1 है वहाँ पे अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन 2। अब म्यू नॉट ही इसलिए यहाँ पे यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें क्या गिवन है, हमें किसके लिए निकालना था, परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक के लिए, और फॉर परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक के लिए अगर इक्वेशन फर्स्ट को देखें तो म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू इज इक्वल टू म्यू नॉट के जस्ट इक्वल, ठीक। तो कुछ भी नहीं करना, बस आपको जहाँ नीचा 1 है अंडर रूट म्यू 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, जो भी है वैल्यू उसको पुट कर देना है, फाइनल आपकी ये वैल्यू निकलेगी। इसी तरह अदर फॉर्म निकाल सकते हैं, आपका एच टी और एच आई का क्या रेशियो होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ तक अब नया टॉपिक को पढ़ाना क्योंकि 10 मिनट में तो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, तो आज यहीं पे इसको रोकते हैं, ठीक है। इसको पढ़िएगा, अगर कोई डाउट है तो वो फिर पूछ लीजिएगा। ओके मैम। मैम इसके लिए कोई बुक ले लें